उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में देवेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गांव के चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसे खेत थे और कुछ बड़े बड़े पुराने देवदार और पीपल के पेड़ थे, जिनकी छांव में लोग दोपहर को बैठकर आराम किया करते थे। देवेश अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे झोपड़े में रहता था। झोपड़ा इतना कमजोर था कि बरसात में छत से पानी टपकता और सर्दी गर्मी में ठीक से बचाव भी नहीं कर पाता था। उनके पास न जमीन थी, न पक्का घर और न ही कोई पक्की कमाई। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी देवेश पर ही थी। देवेश रोज सुबह अंधेरे में उठता, पहाड़ी रास्तों से उतरकर खेतों में मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता। कई बार ऐसा भी होता कि खाना पूरा नहीं मिल पाता। ये सब देखकर देवेश के माता पिता बहुत दुखी रहते थे। उनकी आंखों में हमेशा चिंता साफ दिखाई देती थी। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ पड़ी है हमारे ऊपर। ना अपना छप्पर है, ना एक हाथ जमीन। हमारा बेटा देवेश दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाता है, तेज धूप में काम करता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पीठ झुक जाती है और बदले में मिलता है बस 2-4 मुट्ठी अनाज या थोड़े से पैसे। हम दोनों बूढ़े उसके गले का बोझ बन गए हैं। काश हम पहले ही मर जाते तो देवेश को ये सब ना सहना पड़ता। अरे कमला, परेशान मत हो। तू रोएगी तो देवेश का मन और टूट जाएगा। हमारा देवेश कोई साधारण लड़का नहीं है। वो मेहनती है, ईमानदार है। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना चोरी की, ना झूठ बोला। याद है जब वो सिर्फ 5 साल का था तभी खेत में काम करने लगा था। 7 साल की उम्र में बैलों को जोतना सीख लिया। बार बार गिरा, चोट लगी, लेकिन कभी रोया नहीं। एक दिन जरूर उसकी किस्मत बदलेगी। भगवान मेहनती इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस धैर्य रख। देवेश ये सारी बातें चुपचाप सुनता रहता था। उसके भीतर भी एक आग जलती थी। रात को झोपड़े के बाहर लेटकर वो आसमान की ओर देखता और सोचता, आज किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूं, ईमानदारी से काम करता रहूं, तो एक दिन भाग्य भी मेरी ओर मुड़ेगा। सूरज की किरणें भी बादलों के पीछे छिप जाती हैं, लेकिन निकलती जरूर हैं। वैसे ही मेरी किस्मत भी चमकेगी। देवेश का चेहरा साफ सुथरा था, आंखों में चमक थी, कदमों में तेजी। वो कभी शिकायत नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता रहता। गांव वाले कहते, देवेश तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया था। एक दिन सुबह सुबह देवेश रावत साहब के खेत पर काम करने गया। रावत साहब सुल्तानपुर के बड़े जमींदार थे। उनके खेत सोने जैसे थे। गेहूं की फसल लहरा रही थी, सरसों के पीले फूल खिले थे। रावत साहब पास के एक विशाल पीपल के पेड़ तले बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल, माथे पर बल, जैसे कोई भारी चिंता उन्हें खा रही हो। देवेश ने दूर से देखा, उसका दिल पिघल गया। वो हल छोड़कर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। नमस्कार रावत साहब जी, आपका चेहरा देखकर तो डर लग रहा है। इतना उदास क्यों है? माथे पर इतनी लकीरें क्यों? लगता है कोई गहरी परेशानी ने आपको घेर लिया है। बताइए ना रावत जी, क्या बात है? शायद मेरी छोटी सी समझ से कोई मदद हो जाए या कोई सलाह दे सकूं। बोलिए ना। अरे देवेश, तू चुप रह। तू मेरी क्या मदद करेगा रे? पहले अपनी हालत तो देख ले। तू खुद 2 वक्त की रोटी जुटाने को तरसता है, मेरे खेत में हल चलाता फिरता है मजदूरी के लिए। अगर तू इतना बड़ा मददगार होता तो आज तेरी हालत ऐसी क्यों होती? तेरी झोपड़ी क्यों टपकती? तेरे माँ बाप क्यों भूखे सोते? चल निकल ले यहाँ से। अपना काम कर और मुझे शांति से सोचने दे। परेशान मत कर मुझे। रावत जी, गुस्सा ना कीजिए, ऐसा बिल्कुल ना कहिए। ये सब वक्त की मार है। दुनिया में सबको किस्मत का खेल खेलना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन अगर मैं दिन रात ईमानदारी से लगन से मेहनत करता रहूंगा तो वो किस्मत भी एक दिन मेरी ओर झुक जाएगी। देखिए ना रावत जी, नदी का पानी बहता रहता है तो एक दिन पत्थर को भी काट देता है। वैसे ही मेहनत धीरज से तकदीर के दरवाजे खोल देती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो बोएगा
वही काटेगा। देवेश की ये गहरी बातें सुनकर रावत साहब का गुस्सा शांत हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में चमक लौट आई। वो देवेश को देखकर भावुक हो गए। अरे वाह देवेश, तू तो कमाल का है यार। तेरी ये बातें सुनकर मन को ऐसा सुकून मिला जैसे कोई ठंडी हवा चल गई। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के बीच भी तू इतना सकारात्मक कैसे रहता है? ये सोच तेरे बाप दादा ने ही तो सिखाई होगी ना? जी रावत जी, बिल्कुल सही कहा। ये मेरे पिताजी की अमूल्य सीख है। जब मैं छोटा था, 7-8 साल का कोई अच्छा खिलौना देखता या नया कपड़ा मांगता तो पिताजी कहते, बेटा देवेश, हमारे पास धन दौलत कम है, हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखना, जिंदगी मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी गर्मी की तरह खुशियां लाती है, सब हरा भरा। कभी सर्दी की तरह ठंडक और कठिनाइयां लाती है। कभी बारिश की तरह मुश्किलें बरसाती है। लेकिन हर मौसम गुजर ही जाता है। बस धैर्य रखो, हिम्मत मत छोड़ो। सूरज हमेशा निकलता है बादलों के बाद। एक दिन तेरी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। यही सीख लेकर मैं आज तक जी रहा हूं। सच्ची बात है देवेश, तेरे पिताजी तो सच्चे संत हैं। किसी दिन मैं खुद उनसे मिलूंगा, उनको दर्शन दूंगा। लेकिन देवेश, अब असली बात सुन। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। भोगपुर में मेरे दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन है। वो जमीन सोने के लड्डू के बराबर है, उपजाऊ पानी की नहर से लगी हुई। उसका हक मेरा और मेरे भाई का था, लेकिन गांव के ही मनीष और उसके बेटे रामू ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। धमकियां दी, मारपीट की धमकी दी। मैंने पुलिस थाने में शिकायत करने की सोची, लेकिन वो गांव के बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। सरपंच उनके चाचा लगते हैं। कोई सुनवाई नहीं। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी, गेहूं बो दिया। मेरी पुश्तैनी धरोहर हाथ से फिसल रही है। रात दिन नींद नहीं आती। क्या करूं देवेश, कोई रास्ता दिखा। रावत जी, घबराइए मत। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं जो चाबी के बिना खुले। मैं आपके लिए एक शानदार तरीका सोचता हूं, बस आप मेरी बात मानिए। अरे जल्दी बता देवेश बेटा, क्या है वो जादुई चाल? तू तो गांव का भगत निकला, इतना दिमाग लगाया मनीष और भोला को चकमा देने का। ऐसा फंडा बोलना, पूरा खोल दे। कल से हम दोनों मिलकर ठाकुर साहब की सारी मुसीबतें उड़ा देंगे। देवेश ने धीरे से झुककर रावत साहब के कान में पूरी योजना फुसफुसा दी। नकली कंकाल का इस्तेमाल कैसे होगा, किस रात उसे सामने लाया जाएगा और कैसी एक मामूली मजदूर बनकर अंदर घुसपैठ की जाएगी, हर एक कदम उसने साफ साफ समझाया। ये सिर्फ डर का खेल नहीं था, बल्कि दिमाग से खेली जाने वाली चाल थी, जिससे सच अपने आप बाहर आने वाला था। जैसे जैसे देवेश बोलता गया, रावत साहब की आंखों में चमक और तेज होती गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर शातिर मुस्कान फैल गई। योजना सुनते ही वो अपनी जगह से उछल पड़ा, जैसे बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। वाह देवेश, तू तो चाणक्य हो यार। ये योजना तो 100 में 100 काम करेगी। तूने कमाल कर दिया। सुन ले, अगर ये सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। तू मालिक बनेगा। वाह। अरे रावत जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरे रोजगार दाता हैं, मेरे लिए भगवान समान है। आपकी वजह से ही तो मेरे घर में रोज रोटी दाल आ पाती है। बच्चे भूखे नहीं सोते। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। जमीन जायदाद की कोई इच्छा नहीं है मेरी। बस इतना चाहता हूं कि आपका भला हो जाए, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। नहीं देवेश बेटा, तू तो सच्चा नेक और सीधा साधा इंसान है। तेरी ये मेहनत, तेरी ये ईमानदारी देखकर मेरा दिल सच में खुश हो गया। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। कल से हमारी योजना शुरू करते हैं। खेतों का सारा काम मिलकर करेंगे। अच्छी मजदूरी दूंगा, बोनस भी मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तू फिक्र ना कर, तू मेरा भाई समान है अब से। अगले दिन सुबह होते ही देवेश, मनीष और भोला के हड़पी हुई जमीन पर पहुंचा। भोला मोटा ताजा था, हमेशा पगड़ी बांधे, और मनीष जवान शक्कर जैसा गोरा। दोनों खेत की रखवाली कर रहे थे। देवेश ने मजदूर बनने का नाटक किया। नमस्कार भोला चाचा जी, मनीष भैया जी प्रणाम।
मैं पास के छोटे से गांव सुल्तानपुर से आया हूं। सुना है आपके यहाँ मजदूर की तलाश है। बहुत मेहनत करता हूं। हल चलाना, बीज बोना, फसल सींचना सब आता है। कोई काम मिल जाए तो परिवार का पेट पल जाए। कृपा कीजिए। कौन है रे तू? शक्ल से ही लग रहा है पहली बार मजदूरी करने आया है। किसने कहा यहाँ मजदूर चाहिए हैं? चारों तरफ नजर घुमाकर देख, हमारे पास पहले से ही ढेर सारे लोग हैं मजदूरी करने वाले। तो जैसे फालतू लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एक कदम आगे बढ़ और अपना रास्ता नाप। ज्यादा अकड़ दिखाई ना तो ऐसी हालत कर दूंगा कि वापस आने का नाम भी नहीं लेगा। चाचा जी, आप तो भोगपुर के सबसे अमीर जमींदार हैं। इतनी सारी जमीनें, बैल, हल, मजदूरों की लाइन लगी रहती होगी। रावत जी ने तो कहा था कि आप सबसे कंजूस मालिक हैं, मजदूरों को भूखा मारते हैं। रुक जा भाई, रावत साहब ने हमारे बारे में क्या क्या बकवास की, पूरा बता। कौन सा कंजूस? हम तो सबसे भले इंसान हैं। देख, पूरे गांव में हमारी जेब खुली रहती है। कभी मजदूरों को दुगना मजदूरी, कभी भूखे को खाना। वो रावत तो खुद का कुआं तक सुखा रखता है और हमें कंजूस कहता है। बोल, क्या क्या कहा उसने? कुछ नहीं भैया, चलता हूं मैं, कहीं और काम ढूंढूंगा। भूखे मरने से अच्छा रावत जी ने तो साफ कह दिया, तुम्हारे दोस्त कंजूस है, मजदूरों का पैसा मारेंगे। अब मैं यहां क्या करूं? घर पर बच्चे भूखे हैं। कल सुबह तक कुछ तो लाना पड़ेगा। अरे इधर आ भाई, शायद तेरे लिए कोई काम निकला है। पहले रावत ने क्या कहा ठीक से बता, और पूरा खोल के बता। वो तो हमेशा गांव वालों को बरगलाता रहता है। याद है जब उसने चमारों को गंदा कहा था? पूरा बता, हम तीनों मिलकर उसकी औकात बता देंगे। मनीष भैया, तू गुस्सा मत कर, पहले सुन तो सही। देवेश, बोल ना, क्या बोला उसने हमारे बारे में? हमने तो दिवाली पर पूरे मोहल्ले को मिठाई बंटवाई थी। हाँ बोला, सही कह रहा है। देवेश, भाग मत जा। रावत का मुंह तो मैं कल खुद बंद कर दूंगा, लेकिन पहले पूरा मामला खोल। भैया, वो बोला था कि तुम्हारे खेतों में मजदूरी मिलेगी, लेकिन पैसे देने का नाम सुनते ही कंजूसी कर दोगे। वो बोला, मनीष भोला जैसे मालिक मजदूरों का खून चूसते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुन लिया। अरे वाह, अब देखना रावत साहब का क्या हाल होता है। चल, कल सुबह उसके दरवाजे पर धरना देंगे। देवेश, तू टेंशन मत ले, काम तेरे लिए हो जाएगा। चाचा जी, मैं उनके यहाँ कुछ दिन काम करता था, लेकिन वो बहुत किफायत करते हैं। दिन रात पसीना बहाओ और फिर भी पैसे नहीं देते। कल ही झगड़ा हो गया। मैंने गुस्से में कहा कि भोला चाचा और मनीष भैया सबसे नेक जमींदार हैं, सबसे ज्यादा मजदूरी देते हैं। उनके खेतों पर मजदूरों की भीड़ लगी रहती, खुशहाल रहते सब। बिल्कुल सही कहा तूने। हम ही सबसे बड़े हैं भोगपुर में। हमारी इजाजत के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। अकलमंद लग रहा है तू, इसलिए मौका दे रहे हैं। कल से काम पर आजा, देर मत करना। मेहनत करेगा तो कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छी मजदूरी देंगे, पेट भी भरेगा और जेब भी। बस हमारे नियम मानता रहना, फिर सब ठीक रहेगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। श्याम ने मेहनत से सबका दिल जीत लिया। बेटा मनीष, ये देवेश तो हीरा निकला रे। अकेला 5 मजदूरों का काम कर देता है। सुबह से शाम तक हल चलाता, फसल सींचता, कटाई करता, बस थकता ही नहीं। अच्छा हुआ मैंने इसे रोक लिया। ऐसे मेहनती आदमी आजकल दुर्लभ है। सोना है ये। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे तेज ये देवेश है। दिन भर पसीना बहाता रहता है, धूल मिट्टी में लौटता रहता है। सोना है ये, खरा सोना। अब हमारी फसलें और लहलहाएंगी। एक शाम भोला और मनीष खेत का निरीक्षण करने आए। देवेश भाई, अब रात के 11 बज गए। इतना अंधेरा हो गया है, घर जाओ ना, थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह फिर आ जाना। फसल भाग तो नहीं जाएगी? भैया जी, आराम तो अमीरों की किस्मत में लिखा होता है। गरीबों के हिस्से में तो सिर्फ मेहनत है। मेरे घर बूढ़े माँ बाप भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं। काम नहीं करूंगा तो रोटी कौन लाएगा? काम में मन लगा रहता है तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। आप लोग जाइए, मैं अभी और थोड़ा कर लूंगा। ठीक है बेटा, तेरी बात सही है। आजकल तेरे जैसे समझदार और मेहनती लड़के कम ही मिलते हैं। मन लगाकर काम कर रहा है तू, ये साफ दिखता है।
जब मन भर जाए या थकान ज्यादा लगे तो बेझिझक घर चले जाना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। भोला को क्या पता था कि जिस लड़के को वो आज आशीर्वाद दे रहा है वही आगे चलकर उसके बीते कर्मों का हिसाब बनकर खड़ा होगा। भोला और मनीष चले गए। देवेश ने रात भर योजना के मुताबिक काम किया। उसने नकली कंकाल जो पहले से तैयार था खेत की जमीन में गहराई तक गाड़ दिया, सब कुछ अच्छे से। सुबह होते ही भोला और मनीष खेत आए तो चौंके। पुलिस की पूरी फोर्स खड़ी थी। थानेदार ने खुद खुदाई शुरू की। कंकाल बाहर आया। ये जमीन तुम्हारी है ना भोला? तो जेल जाने की तैयारी करो। हत्या करके लाश गाड़ दी, सबूत साफ है। ये कंकाल सालों पुराना लग रहा है। फांसी की सजा पक्की है। गांव वाले भी गवाही देंगे कि ये तुम्हारा खेत है। साहब कसम से कुछ पता नहीं। ये कंकाल कहाँ से आ गया हमें कुछ मालूम नहीं है। हमने तो कभी कुछ नहीं किया साहब। रहम करो हम पर। ये हमारा खेत जरूर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। गलती हो गई हो तो माफ कर दो साहब, हम गरीब लोग हैं। भोला का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। डर उसके चेहरे पर इस कदर झलक रहा था जैसे अंदर दबा हुआ सच अब ज्यादा देर तक कैद में रहने वाला नहीं है। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, मानो हर नजर उसे उसके गुनाह की याद दिला रही हो। अब हालात ऐसे हो चुके थे जहां झूठ की एक भी परत और टिक नहीं सकती थी। सच बाहर आने को बेकरार था। बहुत नाटक कर लिया तुमने। झूठ बोलना बंद करो। कंकाल यूं ही जमीन से नहीं निकलते। उम्र कैद तो पक्की है तुम्हारी, और हालात बिगड़े तो फांसी भी हो सकती है। ले जाओ इन्हें थाने। आज सारा सच बाहर निकलवा कर ही रहूंगा। पुलिस भोला को पकड़कर ले जाने लगी और उसी पल उसे एहसास हो गया, डर का जो जाल उसने दूसरों के लिए बुना था आज वही उसे जकड़ चुका है। इस तरह देवेश की चतुराई से न्याय हुआ। कोर्ट में साबित हो गया कि जमीन देवेश के पूर्वजों की थी। भोला और मनीष जेल गए और देवेश जमीन का मालिक बन गया।